नमस्कार, स्वागत है आपका तरंग पॉडकास्ट विज्ञान स्पेक्ट्रम की एक स्पेशल सीरीज़ में, जहां पर आज का हमारा विषय है AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बहुत करीब है, पर हमारी सोच से और हमारी समझ से बहुत ज़्यादा दूर। और इसीलिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर पल्लवी गुलाटी मैम, जिनकी PhD है माइक्रोबायोलॉजी में और जिनका मेजर इंटरेस्ट है AMR के ऊपर ही। AMR एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा वास्टली अब फैलता जा रहा है। आज के इस डिस्कशन में हम जानेंगे कि AMR आखिर इतना ज़्यादा प्रेवलेंट कैसे हुआ, इससे हमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आने वाले टाइम में इसका क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी सोसाइटी पर और आने वाली पीढ़ियों पर, और इसीलिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इन सब चीज़ों का आज डिस्कशन होगा इस पूरे सीरीज़ में। तो स्वागत है मैम आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में। Thank you, Shivansh, for having me on the show. It's both pleasure and privilege to be here. तो मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक्स आखिर में होती क्या है और इन्हें हम लोग वंडर ड्रग्स क्यों कहते हैं? तो अगर एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं। आपको एक हिस्ट्री की एक इंसिडेंट बताती हूँ। अगर हम बात करें 1920 और उससे पहले के एरा की, तो वो एक ऐसा टाइम था जब एक छोटा सा, अगर आपको कट लग जाता है, एक छोटा सा स्क्रैच पड़ जाता है, एक छोटा सा ब्लिस्टर हो जाता है, तो डैट यूज़ टू बी फेटल। ये होता था लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि उस टाइम पर कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थी और उसको हम कहते हैं प्री एंटीबायोटिक एरा। लेकिन 1928 में एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने पूरे मेडिकल हिस्ट्री के कोर्स को चेंज कर दिया, और वो डिस्कवरी हुई थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू। ये डिस्कवरी भी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है और सेरेंडिपिटी को बताती है, यानी कि एक्सीडेंटल रिसर्च की, मतलब कि जो वो नहीं खोज रहे थे वो उनको मिल गया। तो डॉक्टर फ्लेमिंग जाते हैं अपनी वेकेशंस पर और अपनी लैब में कुछ पेट्री प्लेट्स होती हैं जिस पे वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसको हम स्टैफ भी कहते हैं, जो जनरली ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शंस कॉज करता है, उन प्लेट्स को वो लैब में डिस्कार्ड करना भूल जाते हैं और वो वेकेशंस पर चले जाते हैं। लेकिन टू हिज सरप्राइज़ जब वो वेकेशन से वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उन प्लेट्स में एक मोल्ड ग्रो कर रहा होता है, पेनिसिलियम नोटेटम का नाम का, जिससे कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जिससे सराउंडिंग बैक्टीरिया जो है वो वाइप आउट हो जाता है। एंड ही वाज वेरी स्मार्ट एनफ टू रियलाइज कि ये एक फ्यूचर एंटीबायोटिक हो सकती है। फिर उस ड्रग को, उस मॉलिक्यूल को जिसकी वजह से स्टाफ का इन्फेक्शन या स्टाफ किल हो रहा था, उसको पेनिसिलिन नाम दिया गया डॉक्टर फ्लेमिंग के थ्रू, और 10 ईयर्स लेटर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उसको प्योरीफाई किया गया। एंड उसके बाद एक ऐसी रेवोल्यूशन आई कि पूरी फार्मा इंडस्ट्री वाज आफ्टर द स्केलिंग अप ऑफ दिस ड्रग पेनिसिलिन। और ऐसे ही अगर हम देखें तो वर्ल्ड वार 1 के कंपैरिजन में वर्ल्ड वार 2 में जो डेथ्स थी, जो एम्प्यूटेशंस थे, उनका नंबर काफ़ी कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस वंडर ड्रग। इसलिए इसको वंडर ड्रग या फिर मिरेकल ड्रग कहा जाता है। तो ऐसे ही ऐसी बहुत सारी और एंटीबायोटिक्स हैं जो मार्केट में फ्यूचर में आई। तो इसमें जैसे कि हम कहते थे कुछ डिजीज़ेस जो हमारी बहुत डेडली होती थी, अनट्रीटेबल, अनक्योरेबल होती थी, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो जाता है, साइफिलिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, ये सब जो है ईजिली क्योर होने लगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी जो है वो अच्छी हो गई, और उसके अलावा जो रूटीन सर्जरीज़ है वो सेफ़ भी हो गई। तो अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक जो वर्ड है ये 2 वर्ड्स का बना है। इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब है लाइफ। तो हेयर लाइफ डज नॉट मीन ह्यूमन लाइफ, हेयर लाइफ मीन्स माइक्रोस्कोपिक लाइफ। तो एंटीबायोटिक वो मेडिसिन्स हैं जिनकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं या हमारी बॉडी में होते हैं, उनको जो किल कर देती है, उन स्पेसिफिकली उन मेडिसिन्स को एंटीबायोटिक्स का नाम दिया गया। तो मैम जैसे अभी आपने एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया, इसमें एक और टर्म आता है फर्दर स्टडीज़ में कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो वर्ड है, तो बेसिकली ये वर्ड क्या है, इसका पूरा मतलब क्या है, एंड आज के टाइम में अगर हम देखें आज के कॉन्टेक्स्ट में तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो मैकेनिज़्म, वो फिनोमेना या वो तरीका जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक पहले उस बैक्टीरिया को किल कर रही थी वो इनफेक्टिव हो जाती है। यानी कि वो एंटीबायोटिक, वो दवाई अब आपके बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रही, उस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया इज सरपासिंग द एंटीबायोटिक्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर आउटस्मार्टिंग द ड्रग्स। अब ये हो कैसे रहा है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को कैसे किल करती है।
एंटीबायोटिक्स के बहुत अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, या तो वो उसकी सेल वॉल को किल करेगी, सेल मेम्ब्रेन को किल करेगी, उसके प्रोटीन सिंथेसिस को उसके डीएनए लेवल पर इंटरफेरेंस करेगी। लेकिन अब बैक्टीरिया कैसे आउटस्मार्ट कर रहा है? तो एक आर्म्स रेस चलती आ रही है बिटवीन बैक्टीरिया एंड बिटवीन द एंटीबायोटिक्स, जिसमें बैक्टीरिया क्या करेगा, अब वो भी इवॉल्व हो रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक हमारा एक लॉक है एंड बैक्टीरिया इज़ डिवाइजिंग न्यू कीज टू सरपास दैट लॉक। अब ये सरपास कैसे हो रहा है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनमें ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप हो जाती हैं, ऐसी म्यूटेशंस हो जाती है जिनकी वजह से या तो वो एंटीबायोटिक को सेल के बाहर इफ्लक्स आउट कर देगा, या अपनी सेल मेम्ब्रेन को या सेल वॉल को चेंज कर देगा कि एंटीबायोटिक उसमें एंटर ना कर पाए, या वो एंटीबायोटिक को मॉडिफाई कर देगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि वो एंटीबायोटिक अब इनइफेक्टिव या फिर नॉन फंक्शनल हो जाती है उस बैक्टीरिया के लिए। अब इससे ये हो कैसे रहा है? एक तो ये नेचुरल मैकेनिज्म है कि नेचर के थ्रू म्यूटेशंस होती है और हमारी जो बैक्टीरिया है वो इवॉल्व हो रहे हैं, ऐसी चेंजेस आते हैं और वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक मिसकंसेप्शन आता है कि ह्यूमंस डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। इट इज़ नॉट द ह्यूमंस, इट इज़ द बैक्टीरिया दैट इज़ गेनिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है शिवांश कि हम इसमें कैसे रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम अपनी बात करें तो उसका सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। कि इस केस में क्या हो रहा है कि पेशेंट एंटीबायोटिक्स को तब ले रहा है जब उसको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीमार होता है, आजकल बहुत कॉमन है कि आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते हो, आप सीधा केमिस्ट के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे ये बीमारी है, मुझे सोर थ्रोट है, मुझे स्टमक इन्फेक्शन है, आप मुझे मेडिसिन दे दो। ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती है जो बैक्टीरिया से नहीं हो रही होती, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे फ्लू का केस होता है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है लेकिन केमिस्ट उनको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो ऐसे केस में आप एंटीबायोटिक्स को तब ले रहे हैं जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, हम कहते हैं अंडर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अंडर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या है कि पेशेंट को 7 डेज़ का एंटीबायोटिक्स का कोर्स दिया गया, डे 3 पे पेशेंट को लग रहा है कि नहीं, अब आई एम फीलिंग वेल, मुझे नहीं लेना चाहिए, और वो उस कोर्स को डिसकंटिन्यू कर देता है। इसको हम कहते हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ पेशेंट्स। अब इससे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में समझें, आपकी बॉडी में 100 बैक्टीरिया है। अब आपने एंटीबायोटिक्स दी तो इनिशियली जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बैक्टीरिया है वो तो आपका किल हो जाता है। अब उसकी वजह से जो रिमेनिंग बैक्टीरिया है उसको एक सेलेक्टिव प्रेशर मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है कि अब उसको और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और स्पेस मिल रहा है, क्योंकि इनिशियल बैक्टीरिया किल हो चुका है। तो इस तरीके से वो डिवाइड करेगा, वो प्रोलिफरेट करेगा और वो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, और फिर ये रेजिस्टेंस सर्कुलेट करती है और फेरी करती है, कंटेजियस होती है। नेक्स्ट, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको हम कहते हैं जूनोटिक ट्रांसमिशन। जूनोटिक ट्रांसमिशन यानी कि एनिमल से। अब एनिमल से कैसे हो सकता है, बहुत सोचने वाली बात है ये। एनिमल से होता है, जैसे हम बात करें, हमारी पोल्ट्री होती है, हमारा एक्वाकल्चर होता है, हमारा लाइफ स्टॉक होता है, यहाँ पर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी जाती है इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए। तो ये समझने वाली बात ये है कि इट इज़ नॉट द एंटीबायोटिक्स, इट इज़ द इनएप्रोप्रिएट एंड नॉन जुडिशियस, या फिर हम कह सकते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो अगर हम देखें बैक्टीरिया में, हम आज कहते हैं वी हैव MDR यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी वो एंटीबायोटिक्स या वो बैक्टीरिया जो 3 से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की क्लासेस को फेल कर चुका है, मतलब 3 से ज़्यादा क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं कर रही। तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम की टूल किट से एक टूल, काफ़ी सारे टूल्स हमारे कम हो गए हैं। लेकिन इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इससे भी एक बड़ा पहाड़ है जब हम कहते हैं XDR। XDR इज़ एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हमारा वो होता है जिस पे कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, बारिंग 1 और 2 एंटीबायोटिक। एंड अगर हम एक नॉच और ऊपर चले तो वी हैव PDR। PDR यानी पैन ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि अब वो जो बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ है, म्यूटेट हुआ है, उसमें दुनिया की कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, जिसका मतलब है कि अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू द प्री एंटीबायोटिक एरा। तो इसलिए WHO ने इसको एक साइलेंट पैंडमिक बोला है या साइलेंट किलर बोला है। पैंडमिक जैसे कोविड-19 आया, एकदम से आउटबर्स्ट हुआ, हमें पता था हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, बट दिस इज़ अ साइलेंट किलर, क्योंकि यहाँ पे आपको तब पता चल रहा है जब पेशेंट थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। दैट इज़ वाई हैविंग द नॉलेज ऑफ एंटीबायोटिक एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैम, जैसे अभी आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बताया, बहुत सारे फैक्टर्स को भी बताया कि किस वजह से वो बढ़ रहे हैं,
तो अगर इस केस में हम देखें तो इनका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, अगर मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कहूँ, तो वो सोसाइटी पर और हॉस्पिटल्स पे, जहाँ पे बेसिकली इनकी सबसे ज़्यादा रोल है, वो कैसे पड़ रहा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की शिवांश अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसका इफेक्ट है वो हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपकी एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही है, आपका पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले इसमें प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टेज बढ़ जाते हैं। अगर हॉस्पिटल के स्टेज ज़्यादा होंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, हेल्थ केयर पे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा, मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा होगा। तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम जो है इससे इफेक्ट हो रहा है हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारी जो रूटीन सर्जरीज़, हम इतने माइलस्टोन्स अचीव कर चुके हैं साइंस में, हमारी रूटीन सर्जरीज़ जो होती है, जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाता है, सिजेरियन सेक्शन हो जाता है, और हमारी हार्ट कार्डियक सर्जरीज़ हो जाती है, इवन जो हमारी डेंटल सर्जरीज़ होती है। तो ये जो हमारी रूटीन सर्जरीज़ है ना, इसमें एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर और आफ्टर द प्रोसीजर हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, सो दैट पेशेंट डज नॉट गेट द एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। अगर ये सारी एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर जाएगी तो ये सारे के सारे जो हमारे नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर्स थे, जिसको हम नॉर्मल सर्जरीज़ कहते हैं, ये दोबारा से फेल हो जाएंगी जैसे ये पहले हुआ करती थी। इसके अलावा अगर हम देखें, कैंसर पेशेंट्स हमारे होते हैं, कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी के केस में क्या हो रहा है कि कीमोथेरेपी में पेशेंट इज़ हाईली वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन को हाईली वल्नरेबल है तो उसको कीमोथेरेपी ड्रग्स दी जा रही है, साथ में एंटीबायोटिक्स दी जा रही है। एंड इमेजिन द सिचुएशन जब एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर जाए। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे ऑर्गन रिप्लेसमेंट की, ऑर्गन रिप्लेसमेंट में आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी अगेन वल्नरेबल हो रही है टू द इन्फेक्शन, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। वहाँ पर एंटीबायोटिक्स, मतलब all these medical procedures are heavily relying on the antibiotics। तो अगर हमारी एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर जाती है तो हमारे साइंस के सारे जो अब तक के हमने माइलस्टोन्स अचीव करे हैं, जिसको हम एडवांसमेंट कहते हैं, दैट विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो मैम, जैसे अभी आपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, बहुत सारी इश्यूज़ के बारे में बताया, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है एंड जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पे जाएं, अगर हम उस पर फोकस करें, तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव बेस क्या हो सकता है? शिवांश, अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले मार्केट में देयर इज़ ऑलवेज, अगर एंटीबायोटिक ए फेल हो रही है तो एंटीबायोटिक बी है। तो जो नए नए थेरेपेटिक ऑप्शंस हैं, जो नई ड्रग्स हैं, वो मार्केट में आती जा रही है। दैट इज़ वाई टिल नाउ वी हैव 5 जनरेशंस। अगर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन फेल होती है तो वी रिजॉर्ट टू द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ होती है। कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ में क्या हो रहा है कि आपको 2 एंटीबायोटिक्स एक साथ दी जा रही है लोअर डोजेज में। एंटीबायोटिक अगर एक्स दे रहे हैं या एंटीबायोटिक वाई दे रहे हैं, तो ये दोनों एंटीबायोटिक्स अलग अलग मैकेनिज्म से काम कर रही है। यानी कि अगर एक डीएनए के लेवल पे काम कर रही है तो वो एक प्रोटीन के लेवल पे काम कर रही है। तो यानी कि हम बैक्टीरिया को जो टारगेट कर रहे हैं, हम 2 अलग अलग तरीके से टारगेट कर रहे हैं, और दोनों की डोजेज कम है, तो रेजिस्टेंस डेवलप होने का चांस जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा एक प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, अगर हम अपनी गट हेल्थ, गट बैक्टीरिया, इस पर बहुत सारी आजकल स्टडीज़ चल रही है, तो अगर हम फ्रेंडली और बेनिफिशियल बैक्टीरिया का नंबर बढ़ा देते हैं तो वो आउट कम्पीट कर जाता है सारे भी हमारे जो डेंजरस बैक्टीरिया है या हार्मफुल बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट। और हम इसमें आगे बढ़े तो आजकल एक थेरेपी बहुत ज़्यादा यूज़ में है जो कैंसर में भी होती है, उसको हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इज़ अगेन अ वे जिसमें हम एंटीबायोटिक को सरपास कर सकते हैं ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो, जिसमें हम पेशेंट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक एंटीबॉडी ली, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट की, पेशेंट में डाली, जो उस बैक्टीरिया को टारगेट कर रहा है, और फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको फर्दर एलिमिनेट कर रहा है। इसी तरीके से टी सेल्स होती है हमारी, टी हेल्पर सेल्स होती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है। तो टी सेल्स को क्या कर रहे हैं, बॉडी के बाहर निकालते हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव हो जाए, और फिर हम उसको इन्फ्यूज़ कर देते हैं ताकि वो टी सेल्स हमारी बॉडी में अब हमारे बैक्टीरिया को अल्टीमेटली टार्निश कर रही है और उसको किल कर रही है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं जिसकी हेल्प से हम एंटीबायोटिक्स को थोड़ा एस्केप कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस मैकेनिज़म्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो कही जाती है कि द आर्ट ऑफ हीलिंग कम्स फ्रॉम नेचर। ये सारी हमारी मॉडर्न एडवांसमेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन अगर हम एक बात और करें जो हम ओवरलुक कर रहे हैं आजकल, वो है नेचर्स थेरेपी। यानी कि ऐसे बहुत सारे हमारे प्लांट्स हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे फाइटोकेमिकल्स हैं जो बहुत पुराने टाइम से यूज़ किए जाते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी गुड एंड इन फैक्ट
I would say it would act as a perfect alternative for the existing antibiotics and can surpass this antibiotic resistance mechanism. तो मैम जैसा भी आपने बताया कि नेचर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमें नए क्लास ऑफ ड्रग्स बनाने हैं, हमें इस ऑल्टरनेटिव की और करीब जाना है, तो अगर मैं नेचर के उसमें ही सोचूं या पर्सपेक्टिव में जाऊं, तो प्लांट बेस्ड जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम कैसे बना सकते हैं और उनका कितना बड़ा रोल है इस पूरे रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो शिवांश, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा फ्रेज़ आता है कि फिजिशियन ट्रीट्स एंड नेचर हील्स। फिजिशियन सिर्फ हमें एक ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन नेचर हमें कंप्लीट हीलिंग दे रही है, 360 डिग्री हीलिंग दे रही है। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है, यूनानी मेडिसिन्स है, और बहुत सारी ऐसी हम देखें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं जो हीलिंग पावर ऑफ नेचर को बहुत मानती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम देखें रामायण के टाइम में संजीवनी बूटी जो हिमालय से लाई गई थी, वो एक्चुअल में क्या थी, जिससे लक्ष्मण जी को ट्रीट किया गया था। काफ़ी साल बाद जब इस पर रिसर्च की गई तो हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि संजीवनी बूटी जो है वो एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, जिसको हम कहते हैं सेलेंजिनेला ब्रायोप्टेरिस। इस प्लांट में बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ देखी गई। इसमें जो है वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ थी, यानी चोट को ठीक करने की प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड थे जिसकी वजह से ये प्लांट जो है हील कर सकता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको हम कहते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि जब ये प्लांट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, जैसे कि हम फीनिक्स बर्ड्स के लिए बोले कि दे अराइज फ्रॉम एशेस, ये प्लांट पूरा ख़त्म हो जाता है अगर ड्रॉट आ जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर इसको थोड़ा सा भी रिहाइड्रेशन मिल जाए तो ये फिर से रिवाइव बैक कर जाता है, तो इसको रिसरेक्शन प्लांट भी बोला जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें महाभारत में भी ऐसे बहुत सारे हमारे हीलिंग प्लांट्स थे, बहुत सारे ऐसे हर्बल फॉर्मुलेशंस थे जिनको यूज़ किया गया था ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम बात करें तो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रंथ हैं जो इसकी बात करते हैं, जैसे कि हम देखें सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, भाव प्रकाश निकुंडकम, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे, जैसे नीम हो जाता है, अश्वगंधा हो जाता है, तुलसी हो जाता है, इन सबको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सारे जो हमारे प्लांट बेस्ड मेथड्स हैं ये हमें एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी की ओर लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर हम उन एंटीबायोटिक्स को यूज़ ना करें। जब हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर, जब हमारे एंटीबायोटिक्स की टूल किट से हमारे सारे टूल्स ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको हम इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जो रहे हैं वो जो फाउंडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रही है। और इसको हम सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री की बात नहीं कर सकते। अगर हम अपनी करंट उसमें देखें तो हमारी बहुत सारी ड्रग्स है, जैसे हम कहते हैं मॉर्फिन जो पेन किलर है वो प्लांट से डराइव हुई, क्विनोलिन्स जो है जो मलेरिया के लिए यूज़ होती है, और कोविड में भी उनकी ड्रग रिपर्पसिंग हुई थी, वो प्लांट से डराइव होती है। डायोक्सिन अगर हम देखें, डाइजॉक्सिन, वो हार्ट के लिए यूज़ होती है, वो भी हमारी प्लांट से डराइव हुई है। तो ऐसे बहुत सारी प्लांट बेस्ड ड्रग्स हैं जो करंटली अभी भी प्लांट से हम मेडिसिन को बनाते आ रहे हैं, और हम उसको बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। द ओनली द करंट नीड इज़ टू लुक फॉर द सिनेरियो एंड टू ट्रस्ट इन द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लांट्स। तो मैम जैसे अभी आपने नेचर के बारे में बताया कि नेचर बहुत अच्छा हीलर है, बट अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखें या फिर ग्राउंड लेवल पे देखें तो डॉक्टर्स इस प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स को या फिर इस टाइप के प्लांट से जो एंटीबायोटिक्स निकल रही हैं उनका यूज़ क्यों नहीं करते, उनके प्रिस्क्राइब क्यों नहीं करते? बहुत सही बात पूछी आपने। अगर हम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो जो हमारे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक चीज़ होती है कि हम लैब में कहते हैं कि हम पेट्री डिश में काम कर रहे हैं, एक क्लिनिकल सेटिंग, लेकिन कोई भी डिस्कवरी को अगर मेडिसिन बनना होता है तो उसको बहुत सारे रिगरस क्लिनिकल ट्रायल्स अंडरगो करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हमने लैब में कुछ भी डिस्कवरी करी, अगर हम प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इसको लेकर आती है वो आती है इनकन्सिस्टेंसी। यानी कि जब हम बात करते हैं कि प्लांट हमारा जब भी कोई ग्रो करता है तो अकॉर्डिंग टू द सॉइल कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, प्लांट के जो अंदर के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो एज ए मेडिसिन काम करते हैं वो वेरी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बोलेंगे लैक ऑफ होमोजेनिसिटी, यानी कि हेट्रोजीनियस है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए ये सॉल्यूशन है कि एक ऐसी स्टडी की जाए, इस पर फोकस किया जाए कि कैसे हम उन प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स में जो बायोएक्टिव हमारे कंपाउंड्स हैं, जो बायोएक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम आइसोलेट करें, स्टैंडर्डाइज तरीके से उनका एक्सट्रैक्शन करें, उनके फार्माकोकाइनेटिक्स, उनकी फार्माकोडायनामिक स्टडी करें कि वो बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, कैसे एक्सक्रीट होते हैं, कैसे एलिमिनेट हो रहे हैं। और इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे जो हमारे प्लांट के कंपाउंड्स हैं,
हम इनको इस तरीके से, अगर हम rather than using the whole plant extract, हम ऐसे कंपाउंड्स को आइसोलेट करें एंड फिर हम उसकी डिफरेंट तरीके की उसमें हम इस चीज़ की खोज करें और इस चीज़ में हमारी जितनी भी इन्वेंशंस और हमारी डिस्कवरीज है इस तरफ फोकस करें कि ये जो प्लांट्स हैं हमारे कंसिस्टेंटली हमें एक होमोजीनियस सॉल्यूशन मिल रहा है, उसकी पोटेंसी हर बार सेम है, उसकी क्वालिटी हर बार सेम है, उसकी कंसिस्टेंसी सेम है। तो अगर हम इसमें ऑब्वियसली अगर हम इसके डीप लेवल पर जाते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है जो एंटीबायोटिक्स के ऑल्टरनेटिव्स का काम कर सकती है। इसके अलावा आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है जिसको हम कहते हैं नैनो फॉर्मुलेशंस, यानी कि हम इसके साथ अगर नैनो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें या एआई को भी इंटीग्रेट करें, जिसमें हम डिफरेंट कंपाउंड्स को पहले वर्चुअली देख लें कि कौन से हैं जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह काम कर सकते हैं, बाद में हम उनको इन विट्रो और इन वीवो लैब में उसको हम वेरीफाई करें। नैनो फॉर्मुलेशंस में हम बहुत सारे ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी के टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, उनके जो इन्फेक्शन साइट पे उनकी जो रीच है उसको हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं और उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कि जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ गो टू द नेचर। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल फिट होती है। थैंक यू सो मच मैम। मैम, अगर हम इस पूरे कन्वर्सेशन का एक टेक अवे लेना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए, तो वो मेजर टेक अवेज़ क्या होंगे जो उन्हें पता होने चाहिए और जिसके बारे में उन्हें याद रखना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम मेजर टेक अवेज़ की बात करें तो अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की या एंटीबायोटिक एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के इस फिनोमेना की, तो ये बात 100% सच है कि ये एक प्रेजेंट रियलिटी है और एक फ्यूचर थ्रेट है। अगर हम उस टाइम को देखते हैं जहाँ पर सारी एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर जाती है, तो इससे बड़ा साइलेंट पैंडमिक दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो इसी के तहत WHO और CDC ने कुछ एंटीबायोटिक स्टेवरशिप गाइडलाइंस बनाई है जो कहती है कि राइट ड्रग, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन एंड राइट टाइम, यानी कि एंटीबायोटिक का शॉर्टेस्ट पॉसिबल कोर्स जिसमें पेशेंट क्योर भी हो रहा है और सेलेक्टिव प्रेशर भी जनरेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मैकेनिज्म आ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि एवरी प्रिस्क्रिप्शन, एवरी पेशेंट एंड एवरी हेल्थ केयर डिसीजन, ये सब मैटर करते हैं इस प्रॉब्लम को, इस ग्रेव प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले पेशेंट की तरफ से कोई भी नॉन कंप्लायंस या कोई भी सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, कोई भी केमिस्ट टेकन प्रिस्क्रिप्शन अ बिग नो। हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हम डॉक्टर्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिक ही दी जाए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ना दी जाए जो बहुत सारे बैक्टीरियाज पर एक साथ एक्ट करती है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होने का चांस ज़्यादा जल्दी हमारा बनता है। नेक्स्ट, अगर हम इस बात को और आगे लेकर जाएं तो सबसे बड़ा टेक अवे हमारा ये होगा फ्यूचर के लिए और हमारे लिसनर्स के लिए कि अपार्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक अगर हम किसी भी चीज़ को नेचुरल तरीके से क्योर कर सकते हैं, इसको बहुत लोग, अगर हम प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो बहुत लोग इसको कहते हैं कि दादी नानी के नुस्खे हैं ये, बट दीज आर नॉट दादी नानी के नुस्खे। इसको साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है, साइंटिफिकली स्टडी किया गया है और इसमें बहुत सारी रिसर्चेस चल रही है। रिसेंटली टेक्सास में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स बताई गई जहाँ पर उन्होंने हल्दी को, करक्यूमिन को, उसकी बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ दिखाई एंड उसमें बहुत सारी पब्लिकेशंस भी आई। तो इस तरीके की जो रिसर्च अगर दुनिया इसको मान रही है तो वी बीइंग द नेटिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमें भी इन पर ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी रिसर्च को यहाँ पर फोकस करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारी करंट हेल्थ केयर का टूल किट है उसमें से ज़्यादा टूल्स कम ना हो या बैक्टीरिया हमारे नई कीज़ ना बनाए उस लॉक के लिए, तो हमें अपने जितने भी करंट एंटीबायोटिक्स है उसका जुडिशियस यूज़ करना है, उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं करना है और उसको बहुत ही हमें ध्यान से ऐसे लेकर चलना है कि हमारा करंट जनरेशन भी और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी जो है वो एक एंटीबायोटिक फ्री वर्ल्ड में, एक एंटीबायोटिक लेस या फिर प्री एंटीबायोटिक एरा में दोबारा नहीं आ पाए। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए और हमसे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ईजिली डिस्कस करने के लिए। थैंक यू शिवांश, प्लेजर टू बी हियर। तो अभी आपने जाना AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, इसकी चुनौतियों से रिलेटेड सारी चीज़ें और आने वाले टाइम में हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस बारे में। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।